नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की राजकीय यात्रा पर आए। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में मालदीव जा रहे चीनी जहाज पर नजर रखेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की राजकीय यात्रा पर आए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। यहाँ सबसे पहले हम यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र डाल लेते हैं। रक्षा सहयोग। भारत फ्रांस रक्षा उद्योग साझेदारी के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस SAS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विमानन। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य H-125 हेलीकॉप्टरों हेतु असेंबली लाइन स्थापित करना है। वैज्ञानिक सहयोग। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मुख्य रूप से डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन, एप्लाइड मैथमेटिक्स, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और परिशुद्ध कृषि अर्थात प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में साझा अनुसंधान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ इस यात्रा के दौरान की गई अन्य प्रमुख घोषणाओं को भी जान लेना बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। एफिल टावर से फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI परिचालन आरंभ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में सोलर एकेडमी की स्थापना की जाएगी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत युवा पेशेवर योजना का संचालन किया जाएगा। इसके माध्यम से पेशेवरों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1948 में स्थापित हुए थे। इन संबंधों का विस्तार 1998 में रणनीतिक साझेदारी तक कर दिया गया था। रक्षा। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता है। इनमें राफेल विमान, P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां आदि रक्षा उत्पाद शामिल हैं। दोनों देशों के बीच वरुण, फ्रिंजेक्स, गरुड़ जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देश संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण जैसे GSAT-30 व GSAT-24, गगनयान में सहयोग आदि के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। असैन्य परमाणु सहयोग। फ्रांस और भारत जैतापुर परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट तथा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER में सहयोग कर रहे हैं। अंत में हम भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके तहत दोनों देशों के बीच सह डिजाइनिंग, सह विकास, सह उत्पादन और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस साझेदारी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वाहन व प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा आदि को शामिल किया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में मालदीव जा रहे चीनी जहाज पर नजर रखेगी। चीन का एक अनुसंधान जहाज जियांग होंग 03 मालदीव की ओर बढ़ रहा है। यह भारत और मालदीव के बीच राजनयिक स्तर पर विवाद का एक और मुद्दा बन सकता है। ये घटनाक्रम भारत के लिए चिंताएं बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने समुद्री तटों के पास ऐसे किसी विदेशी जहाजों की मौजूदगी को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। साल 2022 में श्रीलंका के तट पर चीनी जहाज के लंगर डालने पर भारत ने तब भी ऐसी ही चिंता व्यक्त की थी। भारत की ओर से जताई जा रही चिंताएं और आपत्तियां क्या हैं? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है सामरिक प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर का सामरिक महत्व है। इस क्षेत्र में भारत और चीन दोनों के अपने अपने हित हैं।
इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में चीनी जहाजों की बढ़ती सक्रियता को चीन की व्यापक समुद्री रणनीति और अपने प्रभाव का विस्तार करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा विषय है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकती है। इससे इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। चीन पहले ही जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर चुका है। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान सहित अन्य देशों में कई दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह विकसित किए हैं। यहाँ पर दोहरे उपयोग से आशय है वाणिज्यिक के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इस रणनीति में भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डों और अवसंरचनाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। ऐसे में मालदीव में किसी भी रूप में चीन की मौजूदगी भारत के लिए संदेह उत्पन्न कर सकती है। इतना ही नहीं, चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव भी एक गंभीर विषय है। हाल ही में मालदीव ने चीन के साथ जलवायु, कृषि और अवसंरचना सहित कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है सामरिक साझेदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा समान विचारधारा वाले अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ गठबंधन और सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। दूसरा है बहुपक्षीय सहयोग। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA जैसे बहुपक्षीय सहयोग मंच शुरू किए गए हैं। तीसरा है निगरानी और इंटेलिजेंस को बढ़ाना। समुद्री क्षेत्र से जुड़े खतरों और घटनाक्रमों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने व प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की गई है। और चौथा है राजनयिक आउटरीच। चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। चलिए अब समझते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम संबंधित प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। यह प्रोटोकॉल आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। साथ ही यह चर्चा, ज्ञान के आदान प्रदान और विचारों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा। यह प्रोटोकॉल विशाल लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन LAC बाजारों में भारतीय उत्पादों के प्रवेश के लिए प्रभावी गेटवे के रूप में कार्य करेगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ भारत के लिए लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन अर्थात LAC देशों के साथ संबंधों के महत्व को समझ लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। लैटिन अमेरिका में कच्चे तेल का विशाल भंडार मौजूद है। यहाँ विश्व का लगभग 20% तेल भंडार मौजूद है। दूसरा, व्यापार। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $50 बिलियन हो गया है। तीसरा, महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल। LAC क्षेत्र में तांबा, लिथियम, लौह अयस्क, सोना और चांदी जैसे खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। चौथा, सामरिक। यह क्षेत्र बहुपक्षीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक गवर्नेंस संरचना में सुधार में इनका समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों अर्थात LAC के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को जान लेते हैं। लैटिन अमेरिका में मर्कोसुर संगठन के सदस्य देशों के साथ तरजीही व्यापार समझौता किया गया है। LAC क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए फोकस LAC कार्यक्रम शुरू किया गया है। निवेश। LAC क्षेत्र में स्थित भारतीय कंपनियों ने लगभग $15 बिलियन का निवेश किया है। अंत में हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों अर्थात LAC देशों के साथ संबंध के समक्ष मौजूद चुनौतियों को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। LAC देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं काफी अलग अलग हैं। इन देशों की आर्थिक क्षमताएं भी समान नहीं है। इन देशों में मानव संसाधनों और संस्थाओं की कमी है। भारत और LAC देशों के बीच भौगोलिक दूरी काफी अधिक है। वहां भाषाई विविधता भी मौजूद है। इन वजहों से बेहतर कनेक्टिविटी में समस्या उत्पन्न होती है। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का।
भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया। सबसे पहले समझते हैं निवेश फोरम के बारे में। ये नीति आयोग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में सरकारी व निजी क्षेत्रों, किसान संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश व साझेदारी रणनीति विकसित करना है। अब चर्चा करते हैं निवेश फोरम से जुड़े महत्व के बारे में। पहला है निवेश के स्रोत में विविधता लाना। ये फोरम अलग अलग निवेश माध्यमों से जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों के वित्त पोषण के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करेगा। इन निवेश माध्यमों में इक्विटी, अनुदान, बॉन्ड और वित्त पोषण के अन्य विकल्प शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो भारत को जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें बिना पूर्वानुमान वाले मौसम पैटर्न, चरम मौसमी घटनाएं जैसी चुनौतियां शामिल है। इन चुनौतियों से निपटते हुए कृषि उत्पादन जारी रखने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा महत्व है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। साल 2050 तक खाद्य पदार्थों की मांग में कम से कम 50% बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं निवेश फोरम के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को। भारत में किसानों की कुल आबादी में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 85% है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और कृषि खाद्य प्रणालियों पर भी एक नजर डालते हैं। कृषि खाद्य प्रणाली का मतलब यहाँ पर खाद्य उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया से है। इनमें रोपण से लेकर फसल का विकास, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, व्यापार, खरीद, उपभोग और निपटान शामिल है। इनमें वानिकी, पशुपालन तथा जैव ईंधन के लिए संसाधनों का उपयोग जैसे गैर खाद्य पहलू भी शामिल हैं। चलिए अब समझते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर को। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 जारी किया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण अर्थात ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के रूप में है, ने वर्ष 2011 में शुरू किया था। इस सर्वेक्षण में देश में स्थित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। यह सर्वेक्षण देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति पर व्यापक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। अब हम अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण अर्थात ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2021-22 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में जान लेते हैं। पहली बार उच्चतर शिक्षा के सभी प्रमुख हितधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से डेटा संग्रह करने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। सर्वेक्षण के दौरान वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया है। डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF को उच्चतर शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के माध्यम से विकसित किया है। अंत में हम अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2021-22 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। कुल छात्र नामांकन की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में यह 4.33 करोड़ रहा, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 26.5% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल छात्र नामांकन के शीर्ष 6 राज्यों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। यदि छात्राओं के नामांकन की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में यह 2.07 करोड़ रहा, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 32% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2021-22 में सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER 28.4% रहा, जबकि वर्ष 2014-15 में यह 23.7% था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो उच्चतर शिक्षा में नामांकन योग्य आयु वर्ग, जो कि 18 से 23 वर्ष है, से संबंधित विद्यार्थियों के प्रतिशत को बताता है। यदि हम महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो यह वर्ष 2021-22 में 28.5% रहा, जबकि वर्ष 2014-15 में यह
22.9% था। लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पैरिटी इंडेक्स वर्ष 2021-22 में 1.01 रहा। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष 2017-18 से यह 1 से ऊपर बना हुआ है, अर्थात 2017-18 से पुरुष सकल नामांकन अनुपात की तुलना में महिला सकल नामांकन अनुपात अधिक बना हुआ है। गौरतलब है कि लैंगिक समानता सूचकांक पुरुष सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की तुलना में महिला सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के अनुपात को दर्शाता है। यदि प्रति 100 पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षिकाओं की बात की जाए तो यह वर्ष 2021-22 में 77 रहा, जबकि वर्ष 2020-21 में यह संख्या 75 थी। यदि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में इसकी संख्या 1168 रही, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 341 संस्थाओं की वृद्धि को बताता है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने मृत्यु दंड के इस तरीके पर चिंता व्यक्त की है। इस तरीके ने मृत्यु दंड को लेकर फिर से बहस शुरू कर दी है। मृत्यु दंड सजा का एक संस्थागत रूप है। इसमें किसी व्यक्ति को उसके जघन्य अपराध के लिए कानूनी प्रक्रिया से सजा देकर मौत दे दी जाती है। मृत्यु दंड के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि निवारण प्रभाव। मृत्यु दंड जैसी सजा का सामना करने का डर व्यक्तियों को जघन्य अपराध करने से हतोत्साहित कर सकता है। दूसरा तर्क है दंडात्मक न्याय, जिसमें मृत्यु दंड को कुछ अपराधों के प्रति उचित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तीसरा तर्क है एक नैतिक अनिवार्यता, जो पीड़ितों और उनके परिवारों को अन्यायी को सजा मिलने व आत्मसंतुष्टि की भावना प्रदान करता है। अब चर्चा करते हैं मृत्यु दंड के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों के बारे में। पहला है मानवाधिकार और नैतिकता। ये सजा देने का क्रूर और अनैतिक तरीका है। ये किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और इस प्रकार मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। इस ओर दिए जाने वाला एक और तर्क है निवारक के रूप में कार्य करने का प्रमाण नहीं होना। मृत्यु दंड की सजा देने से अपराध या संबंधित गतिविधियों में कमी आने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तीसरा तर्क है अपरिवर्तनीयता, यानी सजा को उलटना असंभव है। यदि कोई गलत फैसला दिया जाता है और किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो उस घोर अन्याय को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। और चौथा तर्क है पुनर्सुधार की संभावना। दोषी व्यक्ति को शुरुआत में ही दंड देने की बजाय उसमें सुधार करने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए अब खबर के आखिर में भारत में मौजूद मृत्यु दंड प्रावधानों के बारे में समझते हैं। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973, राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है। बचन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट अगस्त 2015 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना टेनिस की पुरुष युगल रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ वे किसी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने 1 ग्रैंड स्लैम खिताब और 5 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीते हैं। उन्होंने साल 2012 और 2016 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रोहन बोपन्ना साल 2002 से भारत की डेविस कप टीम के सदस्य रहे हैं। हम रोहन बोपन्ना जी से धैर्य, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं। इसका आशय है कि इनके खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय के अनुसार विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, क्योंकि इसे वर्ष 2007 के अंतर सरकारी समझौते के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।
इसे संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों द्वारा नई दिल्ली में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा, वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड्स। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर की जाती है। वीरता पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रदान किया जाता है। दूसरा, शांति काल में सूरवीरता दिखाने के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कारों का वरीयता क्रम इस प्रकार है: सबसे ऊपर परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज। यहां हम राष्ट्रीय ध्वज फहराना और ध्वजारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले उसे बांधकर पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा रस्सी खींचा जाता है तो वह फहराने लगता है। इसे झंडा फहराना कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले उसे बांधकर पोल के पास रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए रस्सी खींचते हैं तो पहले ध्वज पोल के सहारे ऊपर जाता है और फिर फहराने लगता है। इसे ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। चौथा, चक्रवात किरिली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरिली ने ऑस्ट्रेलिया में लैंडफॉल किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक तापमान वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है। ये काफी प्रबल होते हैं। पांचवा, आधार कार्ड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। हालांकि आधार कार्ड नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाता है। छठा, ग्रंथम अभिलेख। तमिलनाडु में कंगायम के नजदीक 11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों की खोज की गई है। ग्रंथ एक लिपि है। तमिलनाडु में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं को इसी लिपि में लिखा जाता है। ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के तिरुचिरापल्ली शैलकृत गुफा और अन्य गुफा मंदिर अभिलेखों से जुड़ी है। सातवां, कुटिया कोंद जनजाति। कुटिया कोंद जनजाति के 2 व्यक्ति विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। कुटिया कोंद या कुटिया कंध जनजाति ओडिशा का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अर्थात पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG है। आठवां व अंतिम, स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास। नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।